खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, अभी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने किताब लिखी और स्पेशली किताब वो लिखी जो डीएनए के हवाले से है। हम हमेशा यही बात करते हैं कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो अंग्रेजी में शाया की गई हैं, जो हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं पढ़ सकते हैं। और सबसे जो ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि यहाँ पे 1% लोगों को अंग्रेजी आती है और बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादातर उर्दू पढ़ना जानते हैं। और ऐसी किताबें जिसमें साइंस के बारे में दिया गया हो, जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो लोगों तक पहुंचे और वो किताबें अभी तक उर्दू में शाया ना की गई हो, उनकी ट्रांसलेशन करना या उनके बारे में लिखना ये बहुत बड़ी चीज है। और हमारे साथ आज एक ऐसे ही साहब मौजूद हैं जिन्होंने डीएनए पर किताब लिखी है, तो हम इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद अली सईद, जो मोटिवेटर भी हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और जिन्होंने किताब भी लिखी। सहाफत से भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ लाएं और ये किताब। अब डीएनए, तो पहले हम आपसे ये जानेंगे कि डीएनए क्या है, क्योंकि लोग अभी सोच ही रहे होंगे कि डीएनए आखिर क्या चीज है। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को, इसकी अहमियत को जाना कि किताब की क्या अहमियत होती है। और खुसूसन जो ऐसी चीजें जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चे, तो वो रटने के लिए पढ़ते हैं आमतौर पे कि पास होना है हमें। अब मसला है कि अगर कोई आदमी अपनी जबान में उसको वो बात समझाई जाए तो वो ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकता है। हाँ। अब जेनेटिक्स का मौजू एक बहुत तवील मौजू है। हम उसके एक सेगमेंट, एक हिस्से यानी डीएनए पे हम बात कर रहे हैं। तो डीएनए के हवाले से हमारे यहाँ जो अवेयरनेस बढ़ी है ज्यादा, वो दहशतगर्दी के वाकयात के बाद बढ़ी है। हाँ, उससे पहले इतना ज्यादा आइडिया लोगों को सुना के वो डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए टेस्ट होगा, उसका डीएनए टेस्ट होगा। खौफ ये है कि सारी बातें अल्लाह ना करे कोई कहीं पे कोई वाकया पेश आता है तो उस वक्त जिन लोगों की डेथ हुई होती है पता नहीं चलता कि कौन कौन है। जी जी। तो अब उसी को डिटेक्ट करने के लिए या इसकी तशखीस करने के लिए कि ये डेड बॉडी जो है किसकी है, तो उसकी दो बातें बताऊंगा आपसे। एक तो ये कि दहशतगर्दी मसलन कोई हुई और एक आदमी बम धमाके में हलाक हो गया या बहुत से अफराद हलाक हो गए, तो डीएनए जो है उसके जिस्म का अगर कोई भी पार्ट मौजूद है, अंदरूनी हिस्सा मौजूद है, उसका बाल मौजूद है, उसका कान, हाथ, पैर, हड्डी कुछ भी मौजूद है, तो डीएनए तो हर सेल के अंदर बॉडी के है। तो उसको यानी जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उनमें ले जाया जाता है और उसका एक डीएनए प्रिंट बनता है। जैसे पहले मुजरिमों का आप देखती थी कि फिंगरप्रिंट्स थानों में रखे जाते थे। अब दुनिया भर में क्या होता है कि डीएनए प्रिंट्स रखे जाते हैं। एक आदमी पकड़ा गया, उसका डीएनए प्रिंट उन्होंने ले लिया, ब्लड से ले लिया, हड्डी से ले लिया, जहां से भी ले लिया, वो उनके पास फाइलें हैं। ठीक है। अब एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ दुनिया किसी हिस्से में, कीनिया में हुआ, जिम्बाब्वे में हुआ, सोमालिया में हुआ, कहीं भी हुआ। अब उन्होंने उसको ट्रेस किया कि जो आदमी जिसने यानी धमाका किया है, जिसमें मलबूस से जो उससे अंदाजा भी हो गया उसकी डेड बॉडी देख करके इसी ने धमाका किया है, तो उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। ठीक है। और फोकस करने के बाद मतलब उसका डीएनए प्रिंट लेते हैं। तो अब डीएनए प्रिंट जब लेंगे तो वो जो उनके पास पहले से डीएनए प्रिंट है उससे मैच करते हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये आदमी कौन है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, दुनिया की किस नस्ल से है, कौन से इलाके से, किस इलाके से भी है और खुसूसन किस नस्ल से इसका ताल्लुक है। यानी चीनी है, कोरियन है, ये सवात से ताल्लुक है इसका, या सवात में भी मतलब बहुत से कबाइल हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, लीबिया में बहुत सारे कबाइल हैं, इराक में, तो उन कबाइल में से किस कबीले का। क्योंकि हर इंसान का जो डीएनए है ना वो दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन क्या इलाकों का एक तरह का ये नस्ल के हिसाब से नस्ल पता चल जाती है। जब नस्ल पता चल जाती है और ये मालूम हो जाता है तो हम अंदाजा कर लेते हैं कि ये किस इलाके में आबाद है। उस इलाके से फिर ट्रेस आउट करते हैं। बहुत से के तो चूंकि पहले से डीएनए प्रिंट्स उनके पास मौजूद हैं, मैच कर लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई ये फलां आदमी है। कुछ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। एक और मिसाल मैं देना चाहूं कि हमारे यहाँ जब ब्लू एयर का हादसा हुआ, एयर ब्लू का, तो उसमें ये देखा गया कि लोग ज़ाहिर लोग गमज़दा थे और परेशान थे।
अचानक हादसा हुआ और ऐसा। वैसे भी पूरी मुकम्मल डेड बॉडीज नहीं थी वहां, डेड बॉडीज नहीं थी पूरी, लेकिन अच्छा लोग, हर आदमी जो था, जिसका एक भाई बेटा बहन कोई भी उसमें सवार थी, वो तड़प रहे थे उन लाशों को लेने के लिए। अब क्या हुआ कि हमारे, जब रात के मैंने 10-11 बजे टीवी देखा तो मैंने देखा कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब पेम्स का दरवाजा खोल के बाहर आए और उन्होंने लवाहिकीन को ये तसल्ली दिलाई कि आप फिक्र न करें, अभी थोड़ी देर में डेड बॉडीज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उनका डीएनए टेस्ट हो रहा है और वो डीएनए टेस्ट मुकम्मल होते ही हम वो डेड बॉडी दे देंगे, ताकि पता चले कि उसका किससे ताल्लुक है। हाँ। अब मसला है कि डीएनए टेस्ट इतना सिंपल नहीं होता कि वो एक यूरिन डीआर का टेस्ट नहीं है, मतलब किसी लैब में जाके आपने 1 घंटे में करा लिया। एक पेचीदा टेस्ट है। फिर टेस्ट होने के बाद जो मसला है वो ये है कि ये उसको फिर उस जो उसका रिश्तेदार है उसका भी डीएनए प्रिंट लिया जाएगा। तो उन सारे डीएनए प्रिंट्स को जो मांग रहे हैं लाश और जिसकी लाश है, हाँ, उसको मैच करके देखा जाएगा। इसमें एक टाइम लगेगा। हाँ, वो मैच करने के बाद बताएंगे कि भाई ये मतलब मोहम्मद आसिफ जो है ये शकीला खातून का बेटा है। हाँ, या उनका डीएनए प्रिंट एक जैसा होगा, उसमें बहुत सारी मुश्तरकात होंगी, दूसरों में दूसरी तरह की होंगी। तो ये डीएनए टेस्ट की जो अहमियत है वो ये है, और इसका तरीक़ाकार जो है वो, मैं एक टेक्निकल बात है वो आपके मौजू से हमारे बाहर हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो डीएनए की किताब है, ये इसको आपने जिस्म की हिदायत कहा है, ये क्या? मैंने इसको नाम रखा जिस्म की किताब हिदायत। तो असल में किताबें 2 हैं। हम देखते हैं कि जो अंबिया पैगाम लेके आते हैं और जो उलुल आज़म पैगंबर गुजरे हैं उनके किताबें आई, तो उसमें एक अल्लाह का पैगाम था। उस पैगाम को समझने के लिए मेरे जिस्म में ये सलाहियत होनी चाहिए थी कि मैं उसको समझ सकूं। और अल्लाह ने सलाहियत इंसान में डाली है। वो अल्लाह ताला ने मेरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में डाल दी, मेरे पूरे एक सेल में डाल दी कि मैं हक व बातिल में तमीज कर सकूं, जुल्म और नाइंसाफी में तमीज कर सकूं। मैं ये फैसला कर सकूं कि अगर ये मतन एक चीज है तो ये चीज खुद ब खुद नहीं बन गई है, अक्लन मेरी अक्ल इस काबिल अल्लाह ने की है कि मैं फैसला करूं कि ये चीज खुद ब खुद नहीं बन सकती। जैसे कि बाज लोगों का ये दावा होता है कि ये एवोल्यूशन है दुनिया में, ये मैंने बनाया है, ये मैंने किया है। ये मैंने बनाया कि एक नजरिया है दुनिया भर में जो कहते हैं कि खुदा नहीं है। वो कहते हैं ये खुद ब खुद मादे ने ये सारी शक्लें इख्तियार कर ली। सवाल ये कि खुद मादा कहां से आया? अभी तो पैदा ही नहीं हुआ ना, पैदा कैसे होगा वो? यानी एक चीज जो अभी है ही नहीं तो वो कहां से आ गई? तो ये एक मेरे पास या हर इंसान के पास ये अक्ल मौजूद है कि वो इन चीजों से जो कायनात में उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, खुद उसके वजूद में, उसके जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं, उसकी निशानियां हैं, उन पर गौर व फिक्र करे। होता क्या है कि हम मसलन मैं कुरान पढ़ता हूं और बहुत जाहिर है अकीदत से मोहब्बत से पढ़ता हूं, लेकिन उसके तर्जुमे पे मैं गौर नहीं करता कि ये है क्या, मैं पढ़ क्या रहा हूं। मतलब मैं नमाज पढ़ता हूं, अब मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, मतलब सूरह फातिहा मैंने पढ़ी। तो सूरह फातिहा में मैंने क्या पढ़ा? मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं किससे क्या कह रहा हूं। मैं नमाज तो पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अल्लाह से कह क्या रहा हूं, बातचीत क्या हो रही है अल्लाह से। अब मैं आपके सामने आके ऐसी बात करना शुरू कर दूं जिसके बारे में मुझे भी ना पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नेचुरली कोई और जबान में इरिटेट होंगी ना आप। बिल्कुल। आप कहेंगे भाई इसको तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुरान एक मौजज़ा है अल्लाह ताला का, आखिरी किताब है। अब मैं एक मिसाल देता हूं, बच्चों को अक्सर आम देता हूं, एक हमें एक नक्शा मिल जाए कि ये नक्शा है, इस जगह से यूं इस तरह ट्रेस आउट आप करेंगे तो आप इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मतलब एक सोने की एक देग है, मतलब 10 टन सोना दबा हुआ है यहाँ पर। एक मुझे खत मिल जाए निशान, अब वो किसी भी जबान में लिखा हो तो हर आदमी कोशिश करेगा, जिंदगी तड़प जाएगा कि मैं किस तरह समझूं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, आपने सईद साहब बड़ी अच्छी जो वाज़ेह बात की अभी कि कुरान को समझना, कुरान के बारे में जानना, और अल्लाह ताला ने कई ऐसी बातें हमारे लिए रखी हैं, कुरान में लिखी हैं जो हम जान सकते हैं लेकिन अपने अक्ल को इस्तेमाल करके, और इंसान को उन्होंने शऊर भी दिया हुआ है, लेकिन ये कि कहां पर अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। जी, वही मैं अर्ज कर रहा था कि
मैंने जो जिस्म की किताब हिदायत रखा, तो आपके पास अल्लाह ताला ने पहले एक सॉफ्टवेयर दे दिया आपको। बिल्कुल। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अंबिया की बातें समझ सकते हैं, कुरान की बातें समझ सकते हैं। एक दीवाने के ऊपर जिसकी अकल ना हो, उसके ऊपर कोई सजा नहीं है उसकी आखिरत में। एक बच्चा अगर मतलब उसका कोई गुनाह नहीं है, छोटा जो मासूम बच्चा है, तो जितनी आपको अकल दी जाएगी उतने ही आप मुकल्लिफ होते हैं, यानी उतनी ही जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती है। बिल्कुल जी। तो कुरान में जो कुछ है वो अकल के मुताबिक है इंसान की, और अकल यानी इंसान की अकल से मावरा है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हम जान गए, लेकिन अब हम कम से कम कुरान जब पढ़ते हैं तो कुछ हिदायत तो कुरान से हमें मिलती हैं, अंबिया की बातों से मिलती हैं, औलिया खुदा के जो अकबाल हैं उनसे हमें मालूम होता है, और उस कुछ बातें जो हैं उनको समझने की सलाहियत जो है वो हमारे अंदर बिल्ट इन है। बिल्कुल। उसके थ्रू हम उसको समझ पाते हैं। मैं आपसे अगर एक आदमी, कोई ऐसा आदमी हो जो कंप्यूटर को जानता ही ना हो, मैंने आपसे तो कह दिया सॉफ्टवेयर, आप समझ भी गए सॉफ्टवेयर क्या होता है। लेकिन मैं एक बिल्कुल मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरी एक बेटी है, तो वो स्कूल से आई तो उसने आके कहा कि वो उस जमाने में नेट के आवर्स खरीदे जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा। तो वो आई, उसने आके कहा कि अम्मी वो फातिमा ने, मैंने आवर्स लिए थे, किसी लड़की ने हैक कर लिए। तो हमारी खाला बैठी हुई थी बुजुर्ग, वो कहने लगी क्या कह रही है। वही कम्युनिकेशन गैप का मसला है कि अब वो मैं तो समझ गया, मेरी बेगम भी समझ गई, लेकिन अब वो खाला चूंकि एक वो नहीं जानती उन चीजों के बारे में, नहीं थी, पता नहीं था उस बारे में। हाँ, तो बात ये कि बात का हुस्न और किताब का हुस्न ये होना चाहिए, या तकरीर का हुस्न ये होना चाहिए कि मुकर्रिर को या लिखने वाले को ये पता हो कि वो किस सतह जहन को टच कर रहा है। हाँ। हमारे यहाँ किताबें तो लिखी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई वाज़े लिखने वाले के जहन में टारगेट ऑडियंस नहीं होती, एज ग्रुप नहीं होता, इसीलिए वो हर तरह की वोकैबुलरी इस्तेमाल करता है। मुश्किल साइंस की किताबें जब उर्दू में तर्जुमा होती हैं तो वो शायद इंग्लिश से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, वो कैसे? वो इस वजह से कि उसमें 2 चीजें शामिल हो जाती हैं। शामिल होती है कि इंग्लिश भी उसके अंदर रहती है, उसका जो असलूब है या डिक्शन है या एक जुमला लिखने का जो अंदाज है वो तो इंग्लिश वाला होता है, लिख रहे होते हैं आप उसको उर्दू में। उर्दू का अपना डिक्शन है, अपना असलूब है, अपना अंदाज है। अब सवाल ये है कि उर्दू को हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, हमारी कौमी जबान को। मैं बरमिला एतराफ करूंगा कि आपका जो इदारा है, वक्त अखबार भी और आपका चैनल भी, यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है एक एक चीज का। मैंने यहाँ पे शायद कोई टिकर ऐसा देखा हो जो जिसके अंदर किताबत की गलती हो या गलत तलफ्फुज दिया गया हो। तो एक चीजों को, रिवायात को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। बेशतर अब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि वो कहते हैं कि जी बस बात पहुंच गई ना, बात समझ में आ गई ना क्या हुआ। अब धमाका आपने दाल से लिखा या जे से लिखा, इससे मतलब नहीं है, बस लिख दिया ना, बात पहुंच गई, धमाका हो गया। तो ये एक एहतियात हमें करना चाहिए। दूसरी ये कि उर्दू में जब हमारे लैंग्वेज की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वही ना, हमें करना जरूरी है। मैं अगर नहीं करूंगा उर्दू जबान की रिस्पेक्ट तो फिर कौन करेगा? अमेरिकन आगे करेंगे मेरी जबान की रिस्पेक्ट। दूसरी बात ये कि हम जो ये बातें करते हैं ना कि उर्दू कौमी जबान, और ये देखिए उर्दू जो है ना हमेशा मुख्तलिफ जबानों के मजमूए से एक जबान तश्कील पाई, वो उर्दू है। जब हमारे हुक्मरान अरब से आते थे, अफगानिस्तान से आते थे, ईरान से आते थे, तो हमारी उर्दू के अंदर अरबी और फारसी के अल्फाज बहुत थे, नेचुरली होना थे। लेकिन अब हमारी जो कि हम एक ग्लोबल विलेज है और इंटरनेशनल जबान जो है वो इंग्लिश है, तो अब इंग्लिश के अल्फाज जो है ना उर्दू में बहुत सारी जगह बना चुके हैं अपने लिए। मसलन मैं कहता हूं कि एक पान वाला है, दोस्त हमारा एक पान वाला, उससे आप कहेंगे यार वो मैंने बैलेंस शीट मेरी जो है ना मुझे निकलवानी है जरा बैंक से, तो वो समझ जाएगा। अब आज की जो जनरेशन है ना वो उर्दू भी समझ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको थोड़ा इंग्लिश की सपोर्ट भी चाहिए। हमें उसकी मुश्किल को समझना चाहिए। हम अगर हर चीज का तर्जुमा करने में लग जाएंगे तो हम जो कहना चाहेंगे ना वो बात नहीं पहुंच सकेगी, वो बात कंप्लीटली नहीं पहुंच। वो इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर है कि उसी को बात ना पहुंचे जिसे पहुंचना थी, ये एहतमाम भी अर्ज़े सुखन में रखा जाए। कि थोड़ा सा शॉर्ट लफ्ज जो है वो आ जाता है तो उससे ये कि लोगों को समझने में भी आसानी होती है। थोड़ा सा ये कि हम तर्जुमे पर भी बात करेंगे कि आपने एक
आयत के जरिए, सूरह अराफ की एक आयत है जी जी, उसके हवाले से आपने कुछ लिखा है ताकि लोगों को ये बात भी जरा सी क्लियर हो जाए। जी पैदा किए। असल में सूरह अराफ की एक आयत है, 172वीं आयत है। मैं उसका मफहूम अर्ज कर सकता हूँ कि तर्जुमा पूरा याद नहीं। मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने बनी आदम की पुश्तों से, हजरत आदम की पुश्त से उन तमाम नस्लों को निकाला जो क़यामत तक उनकी औलादें पैदा होंगी, और उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? तो कुरान के अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा बला बला, यकीनन यकीनन तू ही हमारा परवरदिगार है। तो ये फिर कुरान में कि तुमसे इसलिए अहद लिया गया कि तुम क़यामत के दिन ये कोई जवाब न पेश कर सको। तो कुरान में तो ये है कि हमसे अहद लिया गया। ये बताइए, आपको याद है कोई ऐसा अहद आपने किया हो कहीं आलम ज़र में और आलम अरवाह में? किसी भी इंसान को याद नहीं है। अच्छा, कुरान में तो है कि हर आदमी ने कहा था कि हाँ हाँ तू ही हमारा परवरदिगार है। अहद लिया था अल्लाह ताला ने। तो अगर कुरान में है तो वो गलत नहीं हो सकता। कुरान का कोई लफ्ज, कोई एक हर्फ जो है गलत नहीं है, और उसके एक माना है। समझने में ताखीर हो सकती है इंसान को, लेकिन वो एक बामाना लफ्ज है, उसके पीछे एक पैगाम है। मेरी गुजारिशात का मतलब ये है कि उसमें है कि मुफस्सरीन जो हमारे अब तक गुजरे, उनका कहना यह कि ये आयत जो है ये आयात मुतशाबिहात में से है। और ये हुआ ये कि जब एक ज़माना था जब हज़रत आदम को पैदा किया गया, और हज़रत आदम के पुश्त से उन तमाम इंसानों को निकाला गया बाहर जो उस वक्त ज़र्रात की शक्ल में थे। आलम ज़र कहते हैं उसको, आलम रोज़ अलस्त भी कहते हैं। तो ज़र्रात की शक्ल में इंसान हज़रत आदम के पुश्त से बाहर निकले, और बाद मुफस्सरीन ने लिखा है उनकी तादाद इतनी थी कि धुआं सा छा गया उनके पुश्त पे, पर्दा तान दिया गया, वहां वो जमा हो गए सारे। और फिर अल्लाह ने उनसे ये अहद लिया। सवाल ये कि क्या अल्लाह मियां ने अब कुछ आवाज के जरिए उनसे कहा कि मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? अल्लाह तो नहीं बोलता ना। नहीं। अल्लाह की मतलब उसको जरूरत नहीं है इन चीजों की बोलने की। वो चाहे तो बगैर बोले, बगैर किसी चीज के हमारे दिल में एक बात पैदा कर सकता है। ये तो हम मजबूर हैं इन सारे आज़ा के और आवाज़ों के और सदाओं के। तो अल्लाह ने तो यकीनन ये नहीं कहा होगा ना कि तमाम ज़र्रात से कि तुम पता है परवरदिगार हूं तुम्हारा। यानी सौत व आहंग या आवाज़ के जरिए, कौल लिसानी आप कह लें, जबान से ये कौल ना अल्लाह ने हुक्म दिया जबान से, और न उन ज़र्रात ने जबान के जरिए जवाब दिया। फिर मसला क्या है? अच्छा, मसला ये कि वो इसी तरीके कुरान में है कि हमने सूरह नहल में है कि हमने शहद की मक्खी पर वही की कि तू ये इन रास्तों पे चलती जा और ये कर, और जो लोग मकान बनाते हैं अपने, उनके अंदर अपने छत्ते बना और शहद बना जिसके अंदर इंसानों के लिए शिफा है। सवाल ये कि क्या शहद की मक्खी को अल्लाह ने मियां ने वही की थी? लिखा हुआ गया था कुछ, लेकिन ये आवाज की शक्ल में गया था। हैं? ये उसको हुक्म दिया हुआ है। हुक्म दिया ना, हुक्म कैसे दिया? इस तरीके से सूरह हामीम सजदा में है जी जी, कि हमने उस वक्त जमीन और आसमान को पुकारा जबकि वो धुएं की हालत में थे। तो हमने उनसे कहा कि तुम आओ और हमारे हुक्म की तामील करो। तो क्या अल्लाह मियां ने उन धुएं के बादलों को क्या लिख के भेजा? कुछ आवाज से कुछ कहा? क्या कहा? तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इन सब चीजों से जो नतीजा निकलता है ना, वो ये नतीजा निकलता है कि अल्लाह ताला ने उन मतलब शहद की मक्खी की जीन्स के अंदर, उसकी फितरत के अंदर वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन डाल दी, और यहीं पर यही वो डीएनए और ये जी हाँ, वही जेनेटिक वो जेनेटिक जो है। अब शहद की मक्खी एक खास फूलों पे जाएगी, दूसरे फूलों पे नहीं जाएगी। एक खास तरह शहद की मक्खी छत्ता बनाएगी, वो आपस में कम्युनिकेट एक खास तरह से करेगी। तो लेकिन यही मामला जो है वो धुएं के बादलों के लिए है, जो हाइड्रोजन के बादल थे और हीलियम के बादल थे जिन्होंने जमीन और आसमान की शक्ल इख्तियार कर ली। और यही बात इस आयत पर भी आती है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त, यानी मेरा एक ख्याल है, उलमा बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के, हजरत आदम के जो इब्तिदाई खलिए थे, जो क़यामत तक अब इंसान जिनकी शक्ल में आने थे, उनके अंदर एक एक सेल के अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन डाल दी कि तुम्हें क्या करना है, कब आना है, क्या बनना है, दुनिया में क्या, और इसी को ही डीएनए कहा जाता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी अच्छी किताब निकाली है, और इंशाल्लाह जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसी साइंसी किताब है जो आपके अपने लिए, जो इंसान के अपने लिए है, और अपने बारे में भी इंसान को जानना जरूरी है
कि आखिर इंसान क्या है, डीएनए क्या है, जरूर जानिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया नादिया आपका, और आपके इदारे का भी शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और इतने अच्छे मौजू पे हमारी आपकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही चलेगा अगले सेगमेंट की जानिब। आप लोग भी कहीं ना जो हमारे साथ ही। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी ऐसी मौजूद है जिनका माशाल्लाह हर्बल में बड़ा अबूर है, और काफ़ी ज़्यादा सवालात जो आए थे इन्हीं के हवाले से, तो हमने कहा क्यों ना इनको हम दावत दें और इनसे हम बातचीत भी करें, इनकी भी लाइफ के बारे में भी, और थोड़ा सा जो आपके सवालात हैं उनके हवाले से भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? काफ़ी सारे लोग आपको आपके अपनी पर्सनैलिटी से तो जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हवाला भी दे दें कि माशाल्लाह से जवेरिया अब्बासी और अनुशे अब्बासी, शम्मून अब्बासी, सारे माशाल्लाह आपके बच्चे, और टीवी पर उनका माशाल्लाह से एक नाम है। और आप माशाल्लाह से खुद हर्बलिस्ट, इतना अच्छा काम आपका अपना भी। और ये होता है ना कि लोग बड़ा एक घबराते हैं हर्ब्स के नाम से या कुछ ऐसी चीज। ये है कि कोई जेन्युइन अगर हो तो उससे इंसान बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। और आपके पास कई ऐसे लोग आ चुके हैं जो आपके पास आपको माशाल्लाह से दुआएं भी देते हैं। आपकी मतलब अल्लाह ताला ने कोई जरिया बनाया हुआ होता है ना, तो वो जरिया आप है उनकी खिदमत का। बस नादिया ये हुआ कि वैसे तो मैं 27 इयर्स की प्रैक्टिस है मेरी। सही है। मेरे नाना हकीम अली अहमद अब्बासी साहब बहुत बड़े वेल नोन पाकिस्तान के हकीम, उनके वालिद हकीम फरीद अहमद अब्बासी वो हकीम अजमल खां के साथियों में से थे। जी जी। और उनके लिखी हुई बुक्स जो हैं वो अभी भी तिबिया कॉलेज इंडिया में पढ़ाई जाती हैं। माशाल्लाह। तो उनको बाबा तिब का खिताब मिला था। हाँ। और हकीम सईद साहब मेरे नानक के स्टूडेंट थे, वो उनको ट्यूशंस पढ़ाते थे, हकीम सईद साहब को। अच्छा, माशाल्लाह से। और ये मतलब ये हिकमत का सिलसिला आज से नहीं, कहीं ऐसे बहुत जी, मेरे पर नाना वगैरह सब। अच्छा, सब वही। तो आपने किनसे सीखा था? मैंने हकीम सईद साहब के कॉलेज तिबिया कॉलेज से पढ़ा। अच्छा। क्योंकि मैं हांगकांग से पढ़ के आई थी। हाँ। तो यहाँ पे उर्दू मैं नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं आती थी। तो मेरे नाना ने कहा कि देखो मेरे बाद तो कोई है ही नहीं, तो कौन करेगा, तो तुम पढ़ो। मतलब आपके फैमिली में अम्मी ने या किसी और ने जो है इसकी तरफ? मेरी जो नानी मतलब अम्मी की फुप्पी हैं, उन्होंने पढ़ा है, वो भी हिकमत अभी भी करती हैं, इस्लामाबाद में करती हैं। अच्छा, सही है। अब तो बेचारी बहुत बूढ़ी हो गई हैं। तो उनके बाद कोई था नहीं, तो नाना ने मुझे कहा कि तुम पढ़ो। मेरे मामू को शौक नहीं था इसका। तो वो मैंने तिबिया कॉलेज से पढ़ा जाके। तो इंग्लिश में पूरा लेक्चर लिख के लाती थी और घर आके उसको उर्दू में ट्रांसलेट करती थी। अब्बा नाना से पूछती थी, नाना इसका क्या मतलब है, अम्मी से पूछती थी। तो इस तरह मैंने वो किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया और नाना के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो वो मेरा जो है ना तशखीस बहुत अच्छी हो गई। और फिर मैंने इसमें काफी काम किया, स्किन पे, हेयर पे, ओबेसिटी पे, इनफर्टिलिटी पे। और सबसे ज्यादा जो मेरा अच्छा अब गया वो मैं करती हूँ निदा का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान करती थी। तो मैंने मार्च से शुरू किया। मार्च से लेके और अब तक मेरे 18 पेशेंट जो हैं वो इनफर्टिलिटी पे काफी ज्यादा, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे सवाल आए थे हमारे पास। और क्योंकि उसमें ये था कि मेल प्रॉब्लम्स भी बहुत थे और फीमेल प्रॉब्लम्स भी। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि मेल अपना टेस्ट नहीं करवाते। उनको ये बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस होता है कि वी आर ऑल राइट। फिर वो बेचारी लेडीज बात करती थी, उनके ऊपर ज्यादा इल्जाम लगा दिया। अब वो इलाज करवाई जा रही है, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेडीज का इलाज हो रहा है, फीमेल का हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा देखें आप अपना भी टेस्ट करवाए। मैंने उनके हस्बैंड्स को बुला के टेस्ट करवाया, तो वही था कि उनके अंदर मोर्टेलिटी प्रॉब्लम ये वो। फिर उनके इलाज किए तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 हफ्ते पहले लास्ट मुझे मुल्तान से फोन आया कि वो दवा के बाद उनको अब फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह से। ये तो एक खुशखबरी की भी न्यूज है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हर्ब्स का ताल्लुक बड़ा एक दूसरे से
मिलता जुलता है और एक से कनेक्टेड होता है। जिस तरह अगर आप खाली अजवाइन खा रहे हैं तो ज्यादा ना खाएं, या आप कोई उसमें क्योंकि तासीर गर्म होती है, अगर आप कोई एक और जड़ी बूटी ले रहे हैं तो वो खाली ना खाएं, उसके साथ दूसरी जड़ी बूटी को मिक्स कर लें। असल में कॉम्बिनेशंस होते हैं ना। आप अगर जैसे अजवाइन ले रहे हैं, आपने ज्यादा क्वांटिटी में लिए तो हम उसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है वो मुतदिल हो जाता है, मतलब उसकी वो तासीर जो बैलेंस हो जाती है। तो वो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी ने भी कह दिया, अब तुम कह दो कि आप अजवाइन खा लिया करें, आपको गैसेस प्रॉब्लम है, अब वो खा लेंगे। उसके बाद क्या होता है, उनके दाने निकल आए, गर्मी हो गई, मैदे में जलन हो गई, अब वो परेशान कि हमने तो ये खाया था, उससे तो कुछ नहीं होना चाहिए वो तो, लेकिन उसके साथ सौंफ खा ले तो वो उसका बैलेंसिंग आ जाएगी। अच्छा, ये जो कुछ चीजें होती हैं ये हम अक्सर बड़े बुजुर्गों से या किसी से भी सुन लेते हैं, लेकिन ये कि अनलेस एंड अनटिल अगर आप कोई हर्बल डॉक्टर के पास ना जाए जिनके पास जेन्युइन डिग्रीज हो, तब तक आपको हमेशा कोई ना कोई मसला रहेगा ही। इसलिए सुनी सुनाई बातों पे ना जाया करें, जिसका जो मसला है बेसिक उसी मसले पे हल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं जो लोग अपनी तरफ से, जिस तरह आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसी तरह हर्ब्स को भी ऐसे इस्तेमाल ना करें। चाहिए बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक तो ये होता है ना कि इतनी सारी स्टडी क्या एक जड़ी बूटी की क्या होनी होती है इतनी सारी? हाँ, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मिजाज क्या है, पेशेंट का मिजाज क्या है। अच्छा, वो जो जड़ी बूटी है वो किन किन चीजों में काम आएगी हमें। अब जैसे मैं आपको कहूं कि आप सौंफ पीनी शुरू कर दीजिए, अगर आपने वो ओवरडोज कर दी, यानी जितने दिन मैंने आपको बताया, 15 डेज बताया, 20 डेज बताया, आपने उससे ज्यादा पी ली, तो आपको क्या होगा, सर्दी लगनी शुरू होगी, आपको ठंडाई हो जाएगी, मतलब आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगा। अच्छा, मतलब देखिए सौंफ का इतने इसमें तासीर ठंडक की है, बिल्कुल। बहुत पुदीना है। हाँ। अगर मैं आपको कहूँ तुम पुदीने ना गैसेस के लिए पुदीना पका के पी लो। हाँ। अब तुम वो पुदीना पी रहे हो, तुमने 3 महीने पी लिया, तो तुम्हें यही प्रॉब्लम होगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, ठंड लगेगी, सर्दी लगेगी, प्रॉब्लम दूसरे क्रिएट हो जाएंगे। हाँ। मतलब आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। बहुत मतलब इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है कि आप को उसको फिर बाकायदा कंट्रोल करना पड़ता है किसी। ये बैलेंसिंग जरूरी है। अब देखिए वही वाली बात है, लोग अक्सर ग्रीन टीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेमन टी हाँ, या लेमन, सुबह सवेरे सिरका पी लिया। हाँ, या लेमन पी लिया। हाँ, लेमन गर्म पानी में डाल के खाली पेट पी लेते हैं। हाँ, अब लोग तो कह देते हैं आप मोटी हो रही है ना, आप लेमन पी लें। हाँ, ये नहीं सोचते वो साइट्रिक एसिड है। जब आप खाली पेट में नींबू पियेंगे तो वो तो जाके आपके मैदे को काटेगा। हाँ, खराशन डालेगा। जाहिर है आप देखो जरा सा कटा हो आपका हाथ और आप नींबू निचोड़ो, कितनी तकलीफ होगी। हाँ, वही बिल्कुल असर जाके नींबू करता है आपके पेट में। हाँ, खाने के बाद आप लेमन टी लें, आपकी सारी फैट कट जाएगी। अच्छा, उसमें आपको जो कुछ प्रॉब्लम नहीं, भरे पेट में आप खाइए। हाँ, पीजिए, गर्म पानी में पीजिए, लेमन टी बना के पीजिए। अगेन वही चीज है कि उसकी तासीर को वो बैलेंस कर देगा। कोई खाली पेट में क्या चीज निकाले आप? हाँ, भरे पेट में तो आपकी फैट निकालेगा। हाँ। या उसको हाजमा अच्छा कर देगा, हजम कर देगा आपको। अच्छा, आजकल जो शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है वो आती है, एक तो बालों की आती है, बालों में रूखेपन की आती है। दूसरा ये आता है कि आपका गला बहुत ज्यादा लोगों का खराब हो जाता है, चाहे वो कहते हैं यहाँ पर तो पोल्यूशन है उसकी वजह से भी बहुत लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। अब ये जो मौसम होता है ना, इसमें हवाएं जो चलती हैं उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। हाँ। तो आप देखो कि इस मौसम में गला खराब होना, एलर्जीज होना, हाँ। ये सब कुछ शुरू हो जाता है वो। और जब तक बारिश नहीं होती आपके ये चलते रहते हैं प्रॉब्लम। हाँ, सही है। तो उसमें आपको थोड़ी सी केयर करनी होती है कि आप डिस्प्रीन के गरारे कर लो। हाँ। वरना आप सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी बना के पी लो। हाँ। शरबत शहतूत है वो आप गर्म पानी में डाल के पी लो। इवन अगर खाली गर्म पानी दिन में 2 दफा बाहर से आए और आपने नीम गर्म पानी पी लिया, आपका गला कभी खराब नहीं होगा। हाँ। तो ये या जैसे आपको नजला बहुत ज्यादा नोज वो हो गई और गला खराब, 2 इंजीर रात को पका के गर्म पानी में वो पी लें, आपका सारा बलगम भी निकल जाएगा। ये छोटी 2 इंजीर, 2 या 3 इंजीर आप पका बस वो गर्म पानी में आपने भिगो के रखनी है या उसको बॉयल कर लें। क्योंकि आप जाहिर अब जैसे तुम बच्चे हो जो एंकर्स हैं या ड्रामों में काम करते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। हाँ। कि आप भिगो के रखें, उसके बाद आप 2 घंटे के बाद उसको बॉयल करें। सुबह फिर आप डायरेक्ट बॉयल करो, उसको छानो और पी लो। बात उससे भी काफी उससे आप 2-3 दिन में आपका
मुझे भी हुआ। सही है, बाकी टोटके थोड़े थोड़े से जो होते हैं, लेकिन ये कि हर टोटके का मिजाज, हर टोटके का आप ये देखें कि उसकी तासीर अलग होती है कि वो कौन सी जड़ी बूटी या कौन सा उसके इंग्रेडिएंट किसके साथ मिक्स करके खाया जाए, तब जाकर वो बैलेंसिंग जो आता है मोड वो होता है। अपनी मर्जी से चीजें ज्यादातर ना आप घर पे। अब लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन है, किसी ने उनको कह दिया आप इसबगोल की भूसी ले लीजिए, अब वो क्या करेंगे, उन्होंने इसबगोल की भूसी खाई और ठंडा पानी पी लिया, उससे वो और कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं। आपको इसबगोल की भूसी अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे हैं तो आपको गर्म पानी पीना है या गर्म दूध पीना है उसके साथ। अच्छा, तो फिर वो आपको पेट आपका लूज करेगा, साफ करेगा। और अगर आपको लूज मोशन आ रहे हैं तो आप इसबगोल की भूसी ठंडे पानी में या दही में, ठंडे दूध में इस तरह पिए। तो लोगों को ये पता ही नहीं है, असल बात क्या है, अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस नहीं। अच्छा, ये देखें इसबगोल की एक बात आ गई, इतनी सी चीज है हाँ। और लोगों को समझ नहीं आता, और अक्सर लोग करते हैं कि नहीं हाँ। इसबगोल बस खा लेना, हाँ। जिस तरह भी खा लें, हाँ। वो अपनी मर्जी है। अब अगर आप गर्म पानी में इसबगोल की भूसी खा रहे हो रेगुलर रात को, तो आप देखो आपकी फैट रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। रात को सोते वक्त वो कॉन्स्टिपेशन खत्म करते हैं ना, हाँ। तो रोजाना आपका स्टूल पास होगा तो आपकी जितनी गंद बला सब निकल जाती है। लेकिन जिस तरह आपने बताया उस तरीके से। अच्छा, कितना खाना चाहिए? लोग भर भर के 2-3 चमचे खा लेते हैं। 2 टेबलस्पून रात को हाँ। सोते वक्त गर्म पानी या गर्म दूध के साथ खा लें आप, फैट रिड्यूस करने के लिए भी हाँ। और पेट साफ करने के लिए, दोनों चीजें कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक और जो सवाल बहुत ज्यादा आता है कि वेट रिड्यूस करना। अभी मैंने इसबगोल की भूसी तो बताई, ये तो है, लेकिन इसके अलावा भी हाँ। बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारे हरकियात हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये जरा सी डिटेल वाली चीजें, क्योंकि हमारी खवातीन के फौरन कान खड़े हो जाते हैं जब हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं। तो पहले वेट रिड्यूस करना शुरू कर दे, वेट बढ़ता क्यों है। हाँ। हमारे साथ ही रहे, नाहिद भी हमारे साथ हैं, और उसके बाद आपको हम और बहुत सारी बातें बताएंगे। सलाम पाकिस्तान। ये है वक्त। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ हर्ब्स पर, कुछ ऐसी हर्ब्स जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ नाहिद अब्बासी हैं, बड़े अच्छे, इन्होंने कुछ आपको टिप्स दिए। और अभी हम मोटापे के बारे में, अगेन आप लोगों के कान खड़े हो चुके होंगे कि मोटापा किस तरह से कम किया जाए। इसबगोल का एक आपने टोटका बताया, बड़ा अच्छा था, कुछ और बता दे ताकि हमारी खवातीन सुन सके, और हजरात भी। हाँ हाँ, सबके लिए, सबके लिए। हाँ। एक तो छोटी सी हर्ब है मक्को। हाँ। कौन सी? मक्को। ठीक है। सर्दियों में इसका साग भी आता है। हाँ। और मक्को का साग कहलाता है वो। और वैसे ये मक्को मिलती है सूखी भी। ठीक है। आप अगर उसको 2 चमचे बॉईल करें और गरम गरम उसको पी लें छान के, आपका फैट रिडक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ। सौंफ आपको फैट रिडक्शन करती है। सफेद जीरा खाना चाहिए, लेकिन 1 चमचा सौंफ गरम पानी में पका ले, ठीक है, और उसको पी ले, नीम गरम सा। आप लेमन भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, लड़कियों को हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं कि सौंफ ना खाएं, जो आपने वही कहा कि थोड़ा ठंडी उसकी तासीर है। ठीक है। अगर सौंफ और अजवाइन मिक्स कर, हाँ, थोड़ी सी वो कर ले, या फिर सफेद जीरा या काला जीरा वो पका के पी ले, उससे भी फैट रिडक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी वजह आपके मोटापे की जो है वो आपका चीज, पिज्जा और ये जो ब्रोस्ट और इस तरह की चीजें आप करते हैं ना, चीजें। अच्छा, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक बर्गर में तकरीबन 600 कैलोरीज होते हैं। अब मैं इतनी हैरान कि 600 कैलोरीज आखिर आए कहाँ से। आप देखो ना, उसमें चीज होता है, चिकन फ्राई हुई भी होती है, उसमें मेयोनीज डला हुआ होता है। आप कितनी चीजें अवॉइड करेंगे। अच्छा, फिर बच्चे क्या करते हैं आजकल, चलते हुए अल्लाह भूख लग रही है, फ्रेंच फ्राइज लिया और खा लिया। अब आपको नहीं पता वो ऑयल फैट है, जानवरों का वो फैट निकाल के बना रहे हैं आजकल, वो है या किस किस्म की उसमें ऑयल पड़ा हुआ है। आलू वैसे ही फैटनिंग है, चावल फैटनिंग है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं, खाना खाया और लंबी तानी सो गए, 4 घंटे को दोपहर में सो गए। अगर आप दोपहर का खाना अवॉइड कर दो, यानी आप दोपहर में सलाद ले लो, फ्रूट ले लो। आजकल सेब अच्छा आ रहा है, जिनको सोना है
हाँ जो सोने वाले काम करने वाले लोग हैं मेरे ख्याल में उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनको सोना है वो एटलीस्ट अवॉइड करें। आप असल में अपनी कैलोरीज जलाते नहीं हो। अब आपने जो भी कुछ खाया और आप सो गए, तो आपकी वो जो है कैलोरीज वो वही है। जब तक आप पसीना नहीं निकालोगे, आप चलोगे नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो कहाँ जाए? वो बेचारा वहीं रहेगा ना। बिल्कुल 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 तो निकालना है ना। तो इसलिए अब हम लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट ये होते हैं, स्कूल से बच्चे आए, माँ ने खाना खिलाया, बच्चों को खुद भी खाया और सो गई वो, क्योंकि वो सुबह की उठी भी होती है 6 बजे की, ठीक है। अब वो 4-5 बजे उठी, उसने स्नैक्स खिलाए बच्चों को, खुद भी खाए, और फिर वो जो भी उन्हें करना हुआ काम या वो टीवी के आगे बैठ गई। तो आप बताओ ना, आपका पसीना कहाँ निकला? वो जो घर की वॉक है वो कोई वॉक नहीं है, आपको कांस्टेंट वॉक चाहिए। चाहे आप छत पे जाके कर लो एक लंबी वॉक, इतना कि आपको पसीना आ जाए। तो आपने जो सारे दिन में ये खाया हुआ ना कैलोरीज, ये निकलना शुरू हो जाएगी, ये फिर बर्न होने जाएगी। वो बर्न होती है। अच्छा, हम लोग इसको क्या समझते हैं, बच्चे ने छोड़ दिया यार, ये खत्म कर लेते हैं, फेंकेगा, कोई बात नहीं, हम लोग खा लेते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि हमने अभी ये खाया है, थोड़ी देर के बाद हम अपना खाना खाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा। मतलब अपना भी खाएं, बच्चा जो छोड़ा है वो भी खाएं, थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करें, थोड़ा सा देखें कि क्या जरूरी क्या नहीं। आजकल देखो ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है, अगर फैट रिड्यूस करना है आप ग्रेप फ्रूट खाओ, खाओ। अच्छा, लोग जूस भी पी लेते हैं, जूस भी पी लें, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये कि ग्रेप फ्रूट खाने से क्या होता है कि एक तो फाइबर आपके अंदर बहुत ज्यादा जाता है, अच्छा सिट्रिक एसिड जाता है, तो वो आपकी फैट काटता है, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए अच्छा है, शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, और नॉर्मल जो फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा। अच्छा, अब एक और जो प्रॉब्लम आई हुई है खवातीन में वो है रंग, जिनका बहुत ज्यादा मुरझा रहा है। अब ये कि उसको ग्लो कैसे किया जाए? ग्लो आप इस तरह करें कि एक तो आप विटामिन्स खाएं। हमारे यहाँ खवातीन में ये बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते इस बात पे कि उन्हें विटामिन की जरूरत है। स्पेशली बेबीज होने के बाद बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो ये फॉलिक एसिड की काफी चीजों की कमी हो जाती है, और लोग उस चीज को नहीं ध्यान देते। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने, फेस वॉश किया और गए, उन्होंने बेस लगाया, जो भी उनके हाथ बेस आ गया, वो ये नहीं देखते कि वो कौन सा है, सही है, पुराना है, नया है, कैसा भी वो लगा लिया। अच्छा, आप इनटेक उस तरह फ्रेश कर ही नहीं रहे, ना आप सेब खा रहे हैं, ना आप टमाटर खा रहे हैं, ना आप खीरा खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ग्लो करती हैं। अगर आप एक इतना सा टमाटर सुबह निहार मुंह खा लें, आप देखें 15 दिन के बाद आपकी स्किन कितनी फ्रेश होगी। ये एलोवेरा है, एलोवेरा आपके पास इतना अच्छा अल्लाह ताला ने एक क्या कहना चाहिए तोहफा दिया है। आप एलोवेरा की जेल निकालें, उसको थोड़ा सा कांटे से फेंटें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें, उसमें इतना सा चुटकी भर के वो उसमें जमना शुरू हो जाए, हाँ, वो लगा लें आप मास्क की तरह और छोड़ दें, और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद मुंह धो लें। एलोवेरा लेकर उसको जेल उसका निकाल लें थोड़ा सा, और जेल निकालने के बाद उसमें कॉर्नफ्लोर डालें। हाँ, उससे क्या होता है कि वो जम जाता है आपके चेहरे पे, वरना वो गिरता रहता है एलोवेरा, है ना। या तो फिर आप ये कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप मसाज कर रहे हैं बैठे हुए, फेशियल की तरह आपने मसाज किया तो वो तो जमेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप दूसरे काम भी कर रहे हो, आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालो और मास्क की तरह लगा लो। अच्छा, कॉर्नफ्लोर से ख्याल आया कि क्या कॉर्नफ्लोर अच्छा होता है खाने के हिसाब से या नहीं? खाने के हिसाब से आप वही बात आ जाती है कि क्वांटिटी, क्योंकि नहीं क्वांटिटी देखते हैं। अब बाज लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं, वो स्टार्च होता है ना, आपको देखो वो जमेगा भी अंदर जाके। हालांकि देखो आप चाइनीज फूड में हर चीज में कॉर्नफ्लोर डलता है, लेकिन वो लोग ना उनके बाल सफेद होते हैं, ना उनकी स्किन पे झुर्रियां पड़ती हैं, उनकी एज नहीं बढ़ती। आप देखो ये क्यों, ना बाल झड़ते हैं, वो इसलिए कि सिरका वो लोग हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट विनेगर उनके टेबल पे लाजिम होता है। तो क्या व्हाइट विनेगर ने भी अच्छा है? बहुत। आप देखो हुजूर ने भी कहा है कि सिरका जिसके दस्तरखान पे है उसका दस्तरखान वसी होता है। हाँ, हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ प्याज, और देखिए वो सुन्नत पे ज्यादा अमल कर रहे होते हैं, वो लोग ज्यादा अमल पता भी नहीं, लेकिन फिर भी अमल कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, आपकी वो फैट काटता रहता है। ओके, ठीक है। आप जो भी कुछ करें ना, देखो वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। सिरका? हाँ, सिरका ड्राई नहीं होने देता आपकी स्किन को। अच्छा। और चाइनीज देखें, जब सर्दी होती है ना, हाँ, उनकी जेबों में लहसुन भरे हुए होते हैं,
हम चाइना में रहते थे तो हर एक के पास से लहसुन की बदबू आती थी। तो मैं बहुत चिढ़ती हूँ लहसुन की बदबू से। तो मैं अपने दोस्तों से कहती क्या तुम लोगों के पास से लहसुन की बदबू आती है? कहते थे तुम पागल हो, तुम लोग खाया करो लहसुन, ये एंटीबायोटिक होता है और सर्दियों में खाओ तो जिस्म गर्म रहता है, सर्दी नहीं लगेगी, सीना गर्म रहेगा और निमोनिया नहीं होगा। तो इतनी सारी चीजें बचाते। अच्छा, तो लहसुन जो है क्या वो जिनको अल्सर का या मैदे का प्रॉब्लम होता है खा सकते हैं? उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये है कि अगर वो खाने में पका के खा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जैसे होता है ना कच्चा लहसुन खा रहे हैं, या बहुत लोग ये करते हैं सिरके के लिए बड़ा अच्छा होता है, सिरके में डाल के लहसुन को और वो दिया जाता है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रोटी में लपेट कर दिया जाता है। अच्छा, अल्सर के पेशेंट हमेशा याद रखें कि वो खाना खाने से पहले इस बगोल की भूसी खा लें या इस तरह की कोई चीज खाने से पहले। वो लेयर बना देगी आपके मैदे पे, तो आप जब खाएंगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम, जलन नहीं होगी। ओके, ये तो मैदे में कोई कुछ कॉन्स्टिपेशन के लिए भी कुछ टिप्स बता दें। एक तो ये आपको बताया मैंने ना इसबगोल का। हाँ, दूसरा आप ये करें कि अगर आपके पास वो है अंगूर जो सूखी फॉर्म में आती है, जिसे हम ये कहते हैं क्या चीज, ये अंगूर की फॉर्म, अंगूर किशमिश किशमिश आप खा सकते हैं। हाँ। इमली का बीज, इमली एक पीस रात को भिगो दे, दोपहर को भिगो दे और उसको रात को हल्का सा बॉईल करके वो पी लें, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। इमली से भी? अच्छा, एक आता है इमली का शरबत आता है जो अरबी बहुत पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा, वो भी अच्छा होता है। थोड़ा सा जिस तरह आपने बताया ना, इतनी सी इमली ले लें, उसको नीम गर्म पानी में या ठंडे पानी में उसको ठंडे में नहीं, नीम गर्म में, अच्छा नीम गर्म में बनाकर और फिर उसको पी ले। तो वो भी आलू बुखारा, सूखे आलू बुखारे वो बॉईल करके वो पी लें, या आलू बुखारे सूखे खा लें, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी सारी टिप्स होती हैं, देखिए थोड़ी 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 करके इंसान अगर याद कर, और ये सारी वो आपने बताई जो घर के अंदर मौजूद है। मैं मुनक्का कह रही थी, मुनक्का 2-3 मुनक्के के दाने, सूखा अंगूर होता है, ठीक है, वो आप रात को खा लीजिए, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। मुनक्के के दाने, ये जो है ये जो कहीं से मिल जाता है? हर जगह से मिल जाता है, बल्कि अब तो बड़े बड़े जनरल स्टोर्स पे पैकेट्स में मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है मुनक्का? बेसिकली सूखा हुआ अंगूर होता है। काला अंगूर तो नहीं होता? काला अंगूर जो होता है, ये इतने आते हैं जो ना, और जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो अंगूर खा लें। अब आजकल आया हुआ है आपके पास इमलॉक, जिसको लोग जापानीज फ्रूट कहते हैं, है ना, और टमाटर की तरह का जो, वो बड़ा अच्छा वो आपका, वो लेस भी होता है बहुत ज्यादा। वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, लिकोरियल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आपके कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, उसमें क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ऐसा लेस सा होता है कि वो आपके जो है और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मतलब उसके अंदर की जो क्वालिटीज है वो बहुत, छिलके के साथ या छिलके के बगैर? नहीं, छिलके के बगैर, छिलके के बगैर खाना। और लोग क्या करते हैं, सख्त वाला ले लेते हैं, सख्त नहीं लें, वो बक्सा होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आप वो सॉफ्ट वाला लें, जैसे आप पकड़ेंगे उसको तो आपको लगेगा नरम है, ठीक है। लोग समझते हैं कि वो सड़ा हुआ है या खराब है, वो खराब नहीं होता, असल फल वो होता है, वो होता है। कितनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, बड़ा मजा आया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ही मैं कहती हूँ टिप्स आप लोग घर पर अप्लाई करें, लेकिन खुद से नहीं। जब आपको आने आ रहा आकर कोई जेन्युइन लोग कोई बात करते हैं तो उन पर जरूर अमल किया करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आप लोग भी कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो एजुकेशन के मामले को संभाल भी रहे हैं, और साथ साथ ये कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, इन बच्चों की हेल्थ के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। और इनकी जो फाउंडेशन है उसका नाम है चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपकी मुलाकात कराएंगे नईमुल हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपके सबसे बड़ा इदारे में जो खास बात है वो ये है कि आप बच्चों की एजुकेशन में काम कर रहे हैं। और हम जो सोचते हैं कि जो कहते हैं ना कि जो बुनियाद आपकी अच्छी होगी तो आगे या फिर तो जड़ जो अच्छी होती है तो फल भी अच्छा होता है, इसी तरह बुनियाद अच्छी होगी तो इमारत भी अच्छी होगी। और यही हवाला आपने बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे कि आपने बच्चों की एजुकेशन पे और साथ में उनकी हेल्थ पर भी काम किया। बच्चों की एजुकेशन किस तरह और हेल्थ को किस तरह लेकर चल रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नादिया मलिक। पाकिस्तान में
6 साल तक मैंने LRBT में काम किया, 11 साल तक मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में काम करता। इन 2 टॉप के इदारों में काम करने के बाद अंदाजा हुआ कि हम जो बेसिक काम तो कर ही नहीं रहे हैं, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन उस लेवल पे है कि जहां पे पानी पीने को नहीं है और रहने को सही मकान नहीं है। तो जब तक ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, पाकिस्तान में हेल्थी एटमॉस्फेयर बन ही नहीं पाएगा। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते चले जाएं, वहां पे मरीज आते रहेंगे स्टेज 4 के, आप उनसे कहते रहेंगे जी आपका तो दुआ का वक्त है, इलाज का वक्त चला गया। अब हेल्थ अवेयरनेस जो है वो जब तक नहीं आएगी जब तक कि एजुकेशन नहीं होगी। तो फिर हमने चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन बनाई, जिसमें मैं ही नहीं, डॉक्टर यूसुफ कमाल मिर्जा आगा खान के मेडिकल डायरेक्टर हैं, शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं, जस्टिस नासिर असलम जाहिद हमारे साथ हैं। इन लोगों ने ग्राउंड लेवल से बच्चों की हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करना शुरू कर बच्चों की एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी था। बताया कि बच्चों को ये भी अवेयरनेस देना जरूरी है कि वो अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखें, और यही से यही करते हैं कि जो हमारे सेंटर्स हैं वो सुबह में स्कूल हैं और शाम में ही वहीं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं। अच्छा, मतलब बच्चों के हवाले से वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर बन जाते हैं? जी, बच्चों के हवाले से हेल्थ केयर सेंटर्स बनते हैं। वही बच्चे जो कि सुबह होते हैं उनका एक पीरियड जो है हेल्थ अवेयरनेस पर होता है, जिसमें उनको हाइजेनिक के बारे में, सफाई के बारे में, क्या क्या खाना है, किस तरीके से रहना है। आप यकीन कीजिए कि जिन जिन जगहों पे हमारे स्कूल थे वो बच्चे अपनी माओं को ट्रेंड करते हैं कि ये हाइजेनिक है, ये नॉन हाइजेनिक है। नंबर अच्छा, मतलब बच्चे अब खुद अवेयरनेस दे रहे हैं जी, अपने वालिदैन को भी दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ा अजीब सूरत हाल हुई कि जब बच्चे डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो अपनी माँ के साथ आ रहे हैं, माँ बच्चे को दिखाकर अब अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू कर देती है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसकी पैदाइश में ये प्रॉब्लम हो गया था। तो अब समझ में आया कि नहीं, बच्चे की एजुकेशन उसके पैदा होने के बाद नहीं, उसके पैदा होने से पहले से शुरू होनी चाहिए। तो अब जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हमारे पास आती हैं उनका पूरा 9 मंथ का प्रोटोकॉल मॉनिटर किया जाता है, उनकी सेफ एंड साउंड डिलीवर किया जाता है, उनकी वैक्सीनेशंस कराई जाती हैं, उनके बच्चे को डे 1 से और उनकी माँ को एजुकेट किया जा रहा होता है अबाउट हेल्थ अवेयरनेस, बेसिक एजुकेशन और हाइजेनिक सिस्टम से। आप यकीन कीजिए कि जिन जिन जगह पे अब हमारे सेंटर्स हैं उन इलाकों में बीमारियों का रेशो कम हो रहा है, सफाई का रेशो बढ़ रहा है और माएँ एजुकेट हो रही हैं। और ये वो इलाके हैं जो पहले बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े इलाके नहीं हैं जहाँ पर नाम बता देता हूँ, शीरी जिना कॉलोनी, सुल्तानाबाद, अख्तर कॉलोनी, गुलिस्तानी जोहर, ब्लॉक एस, कटी पहाड़ी जो है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मेट्रोविल, फैसलाबाद, नौशहरा, मर्दान, बलूचिस्तान, इन जगहों पे माशाल्लाह हमारे 39 सेंटर्स काम कर रहे हैं। जी जी। और डेली इन तमाम सेंटर्स में तकरीबन 1,500 से 2,000 बच्चा पढ़ता है, तकरीबन 5,000 से 6,000 पेशेंट आता है जो अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। और मजे की बात यह है कि सब चीजें जो हैं फ्री ऑफ चार्ज की जा रही होती हैं। बच्चे बाज दफा तकलीफ होती है कि बच्चे अपनी पॉकेट मनी के लिए तो 10-10 रुपए लेकर आते हैं, हम उनसे फीस नहीं मांगते इसलिए कि ये बच्चे और इनकी माएँ स्कूल भेजेंगी नहीं, क्योंकि तो उनकी तो बेचारों की खुद तनख्वाह 3-4 हजार रुपए होती है, वो कहाँ से 400-500 रुपए फीसें देंगी। तो यही वजह है कि हेल्थ एंड एजुकेशन लेके चले। माशाल्लाह 11 साल तक मैं हेड ऑफ द शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल था। इट वॉज अ लेविश एंड लग्जूरियस जॉब, मतलब पाकिस्तान आर्मी की जॉब, पाकिस्तान नेवी में मैं लेफ्टिनेंट था, या शौकत खानम की जॉब, दोनों बड़ी मजेदार जॉब थी। लेकिन इन छोटे छोटे गरीब इलाकों में जाकर सेंटर बनाना, वहाँ बच्चों को खुद जाके इंडिविजुअली वहाँ पर काम करना, ये फिर एक अलग एक चीज। और माशाल्लाह इस तरह से फिर लोग आते चले गए, जैसे पीटीवी के बड़े मशहूर नाम है हैदर इमाम रिजवी साहब, अब वो हमारे मीडिया के पैटर्न है। ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं की बनाई हुई है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ लोग दूसरे आ रहे हैं, पाकिस्तान की मुखैर हस्तियां। अभी पिछली दोनों फैसल बैंक ने एक सेंटर स्पॉन्सर किया है, लोग स्पॉन्सर करते चले जाते हैं।
हम सेंटर बनाते चले जाते हैं। अच्छा सर, ये आगे बताएं कि बेसिक जो बच्चों की एजुकेशन है जी, उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी किताबें शामिल होती हैं और बच्चों को किस लेवल तक पढ़ाया जाता है, प्राइमरी तक, सेकेंडरी तक? 3 सेशन है। एक प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी में तो जो जनरल प्राइमरी के कोर्सेज होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। क्लास से कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर मैट्रिक तक चलता है। यही नहीं कि अपने स्कूल हैं, कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल भी लिए हुए हैं। अच्छा। एक स्कूल है हमारा कोरंगी 1.5 नंबर पे, हाँ। शराफी गोट में 300 साल पुरानी आबादी है। 100 ईयर्स ओल्ड स्कूल है, और वहां बलूच बच्चियां हैं, बड़ी खूबसूरत बच्चियां हैं। हाँ। कुछ नहीं था, जमीन पे बैठ के पढ़ती थी। हाँ, तो उनको एक जगह मिल गई। हाँ, ये वाली उसको हमने फुली रेनोवेट किया, कंप्यूटर सेंटर बनाया, लेबोरेटरी बनाए, सेकेंडरी तक वो स्कूल है। माशाल्लाह बच्चियां वो तालीम हासिल कर करके अब कोरंगी ही में जॉब ले रही हैं, और खुद इसी स्कूल में भी जॉब मिल रही है। डेटा एंट्री की उनको जॉब मिल रही है। तो करना यह है कि इन बच्चियों को, इन बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलना चाहिए। इनको इनकी बीमारियों के सिम्टम स्टेज में बताते रहें। जैसे हम हर स्कूल में कभी ब्रेस्ट कैंसर पे सेमिनार कराते हैं, कभी टीबी पे कराते हैं, कभी लोगों को अवेयरनेस देना जरूरी बीमारी का। जैसे डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, अब लोगों को ये नहीं पता कि डेंगू जो है वो गंदगी से भी हो सकता है। लोग समझते थे शायद मच्छर बड़ा अक्लमंद है, साफ सुथरी जगह जाता है। लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो उनको समझ नहीं आते, क्या है क्या नहीं। अब ये अवेयरनेस देना भी लोगों को बड़ा जरूरी है, बहुत कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने गली कूचों की सफाई का ख्याल रखें। चलें अपने पहले घर की सफाई रखें। हाँ, अपने आप को साफ रखें। नहीं, अपने घर का साफ रखें और बाहर फेंक देते हैं ना। अच्छा, उसके बाद फिर देखना शुरू करें कि बाहर क्या सूरत हाल है। हाँ। क्योंकि ये जो मच्छर है, डेंगू मच्छर है, ये तो आके काटता है। हाँ। आपके अपने घर में भी परवरिश पा रहा है, दावत दे देते हैं ना, हम खुद दावत देते हैं। दावत उसको देते हैं। हाँ। तो ये चीजें स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाई जा सकती हैं। आप यकीन कीजिए, आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों के पीछे जब टीचर एक स्लिप लगा के भेजती हैं, तो वो अपनी माँ को आके दिखाता है कि ये स्लिप लगी हुई उतारी है। ये वही बच्चे हैं, इनको अगर आप स्टेज 1 में बताएंगे, हमारे जितने स्कूल हैं, जितने हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनके बच्चे दूसरे दिन आके कंफर्म करते हैं कि जी हमने खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए थे, बताते हैं आकर। बड़ी छोटी सी चीज है। उनकी माएं आके बताती हैं कि जी ये हमें बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो देखिए, एजुकेशन जो है ना, आप माँ की पेट से बच्चे को करेंगे, उसको हेल्थी बच्चा, हेल्थी माँ, हेल्थी एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली, अनलेस एंड अनटिल जो है बच्चों को या उनकी माओ को अवेयरनेस ना दी जाए। आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग के स्कूल में भी हमेशा एक तो एजुकेशन तो दी जाती है, एजुकेशन के साथ साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से लाइफ स्टाइल गुजारना है, ये भी बताना जरूरी है। अच्छा, कई ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां पर सिर्फ उनका ये काम होता है अलिफ बे पे, बस ये आपने ये पढ़ना है, इससे तो कुछ नहीं पढ़ना, मतलब उनका जो सबक है वो याद करा दें, उसमें इसकी अहमियत नहीं बताई जाती। तालीम के साथ तरबियत का होना जरूरी है। बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ तालीम और तरबियत होती थी, अब तरबियत नहीं, सिर्फ तालीम हो रहा है। किताबें पढ़ा दी जाती हैं, चीजें पढ़ाई जाती हैं। टीचर, पेरेंट्स और मोहल्ले वाले लोग जब तक उन बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, आप यकीन कीजिए कि इस वक्त जो हमारे टीचर्स हैं, पूरे पाकिस्तान के टीचर्स, दैट इज द मोस्ट पावरफुल टूल। आपने नेक्स्ट 10 ईयर की जनरेशन को अगर अच्छा बनाना है, इनको तरबियत दे दें, ये बच्चों को सही बातें बताएंगे, ये बच्चे 90% ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसमें और इसमें बरकत डाले और आपको और आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जरूरत चलते हैं, कहीं ना जाइएगा। सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ एक ऐसे डिज़ाइनर मौजूद है जिनको हम सिर्फ डिज़ाइनर नहीं कहेंगे बल्कि टीचर, पढ़ाते भी हैं डिज़ाइनिंग। और इसके अलावा ये कि जो हम सोचते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतरी करेगा, पाकिस्तान के लिए कौन नाम ऊंचा करेगा, सो ये शख्सियत उनमें से एक है। सो आपकी मुलाकात आज हम करवाएंगे यूसुफ बशीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। सो एज यूजुअल ऑलवेज लुकिंग गुड एंड ब्राइट। थैंक यू। ये एक जो कॉन्सेप्ट है लुकिंग ब्राइट और एनर्जेटिक, ये बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को कलर्स के बारे में सोच मिलती है कि आप कलर्स पहने, आप अपने आप को लाइवली रखें। देखिए जी, ये तो हमारी धरती की पहचान है। वी आर सच कलरफुल पीपल। हम लोग वैसे ही बहुत रंगीन मिजाज लोग हैं। हम लोगों की धरती भी बहुत रंगीन है। हम लोग हमेशा से रंगों से खेलते आए हैं। हमारी हिस्ट्री भी रंगों से जुड़ी हुई है। सो ट्रू, सो ट्रू। अच्छा, ये सिर्फ वो शख्स जान सकता है जो बाहर की चीजों को स्टडी कर चुका हो, बाहर जाके रह चुका हो। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा जिससे आपने कंपैरिजन किया दोनों चीजों को? देखिए जी, मैं पाकिस्तान 2005 में आया हूँ वापस। उससे पहले मैं तकरीबन 15-16 साल बाहर ही था। लेकिन वहाँ भी मैं रंग ही पसंद करता था। और लेकिन वहाँ के लोग ऐसे रंगीन नहीं होते। वहाँ के लोग बड़े डेड, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। वो एक चीज को फॉलो करते हैं। हाँ। और फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को, जो कि वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही लिखते हैं, और एक फोरकास्ट होती है उसको फॉलो करते हैं। हाँ। हम लोगों के पास तो हमेशा से था। और ये आज से नहीं, तो हजारों साल से रंग पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस पर्सनली इस तरह किए कि कुछ एक प्रोग्राम करी थी पेंटिंग के हवाले से। तो जब मैं अपना पाकिस्तान का आर्ट देखती तो इतना कलरफुल आर्ट, इतने रंग उसमें, और जब बाहर के कोई भी आर्टिस्ट को देखते, उनके बारे में जानने की कोशिश करते तो बहुत डेड एंड फ्लैट एंड प्लेन। वो ये लगता है कि हमारे यहाँ पे जब कोई पेंटिंग लगी हो हमें मजा ही नहीं आता उसमें कलर्स ना हो। तो देखिए, बात सुने आप, ये भी तो देखे ना बैकग्राउंड का। हमारा बैकग्राउंड 7000 साल पुराना बैकग्राउंड है, उनका ज्यादा से ज्यादा 300 साल पुराना है। तो अब कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते ना। तो गिव देम अ ब्रेक। वी आर स्टिल रिच और हम बहुत सी चीजों में रिच हैं। हम दिल में रिच हैं, हम अपने लोगों से जबान में रिच हैं। आई थिंक हम जैसी कौम दुनिया में कहीं नहीं है। पर वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, पूरी दुनिया से लोग इंस्पिरेशन लेने इसी खित्ते में आते हैं, और आज से नहीं आ रहे, बरसों से आ रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही रह गई कि हमें अपने आप में अब बिलीव करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग खुद ही अपने कल्चर से मुतासर नहीं होंगे तो हम लोग किस तरह ये तवक्को कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में फॉलो करें। तो व्हाट वी नीड टू डू इज टेक प्राइड इन आवरसेल्व्स। क्योंकि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं कहा जी, मुसलमान जो मैं था ना, तो मैं उस वक्त था जब रूह फूंकी गई थी। मैं तो तब से मुसलमान हूँ, लेकिन जब से पैदा हूँ तब से पाकिस्तानी हूँ। और क्या, जब से पैदा हूँ तब से पाकिस्तानी। तो ये मेरी दुनिया में सबसे पहली पहचान। अच्छा, कभी बाहर का कोई एक्सपीरियंस कुछ बताएं, वहां पर रहते हुए अपने आप को किस तरह से एज अ पाकिस्तानी मनवाया, या फिर अपने आप को किस तरह से वहां पर लोगों के बीच में, लोग क्योंकि अक्सर डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहकर आपको चुप करा देते हैं, या कोई ऐसी चीजें बात होती है, क्या वहां पर रिस्पेक्ट होती है इस तरह से जिस तरह हम अपने आप को वहां पर लेकर जो है कि वी आर पाकिस्तानी? देखिए, बात सुने, हर चीज इंडिविजुअल बेसिस पे इंसान देखता है। आप भी उसी तरह देखते हैं, हम भी इसी तरह देखते हैं। बाहर से हर किस्म के लोग आते हैं, यहाँ से भी हर किस्म के लोग वहां जाते हैं। लेकिन जो उनका आपके साथ इंटरेक्शन होते हैं ना, वो एक अक्स करते हैं कि जी तमाम पाकिस्तानी ऐसे होंगे या तमाम पाकिस्तानी वैसे होंगे। तो जो भी जजमेंटल बहुत ज्यादा है, सब होते हैं पूरी दुनिया में, हर जगह होता है। बाहर भी होता है और यहाँ भी होता है। सही है। तो एक्सेप्टेंस आपने सिर्फ इस वक्त करनी है। अगर आप अच्छे इंसान तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके मुल्क की भी रिस्पेक्ट करेंगे। उनको शिकायत होगी, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो आप किसी को भी, जिस तरह मैं अमेरिका के बारे में इतना अरसा वहां में रहा, वहां के जितने लोग हैं वो मेरी फैमिली की तरह। और पाकिस्तान में जरा सा भी कोई धमाका कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो मुझे कम से कम 200-300 कॉल्स आती हैं अमेरिका से। वो अमेरिकन तो इतने ज्यादा कंसर्न्ड है वो। हाँ। तो वो बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के। मैं समझता हूँ दुनिया के बहुत अच्छे, सबसे अच्छे लोग, लेकिन अच्छे नहीं, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन उनकी हुकूमत जो है
वो मैं तो उनसे बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ उनकी पॉलिसी से, जो वो चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, वो इंतहाई गलत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग खराब हैं, लोग अच्छे हैं, हुकूमत की पॉलिसीज ठीक नहीं है। और लोग वहाँ पर जो है वो, जैसा कई यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें वहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देते, हमें वो लोग उस तरह से इज्जत नहीं देते। बट मेरा जवाब ये होता है कि वो हमारा मुल्क नहीं है, वो पहले अपने लोगों को प्रेफर करेंगे, फिर शायद दूसरों को प्रेफर करें। देखें, प्रेफर जो है वो उनको उसी को किया जाता है पूरी दुनिया में जो कि सबसे अच्छा हो। इफ यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड, दे विल हैव नो चॉइस बट टू सिलेक्ट यू। और दूसरी चीज, अभी बाहर भी बैठे बात हो रही थी कि इंसान को किस चीज की जरूरत है। इंसान को इज्जत की जरूरत है, इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ देने से मिलती हैं। आप अगले को इज्जत दे देंगे, वो मजबूर होगा आपको इज्जत देने पे, इन रिटर्न डेफिनेटली देगा इज्जत। अच्छा, आपका इस फील्ड तक आना, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, कहाँ से ये शुरुआत हुई? क्योंकि हर इंसान का अपना एक सोच होती है कि बचपन से मैंने ये बनना है, कि एक्सीडेंटली हुआ या सोच के साथ? हाँ, सोच के साथ तो आई डोंट थिंक कि पहले इतना था। मैं बिलोंग करता हूँ एक फार्मिंग बैकग्राउंड से, तो जिम्मेदारी हम लोगों का बैकग्राउंड है। मेरे वालिद का भी यही शौक था। हमें ये तो दूर दूर तक से कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा। नहीं, तो वो यही था। तो आई ग्रेजुएटेड एज अ फूड साइंटिस्ट, और फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया एंड आई केम इनटू फैशन डिजाइन। कैसे ख्याल आया कि नहीं फूड ये तो मेरा नहीं है? देखिए, बचपन से मुझे शौक तो था कि जी कपड़े अपने लिए था, जी कपड़े इस तरह के पहनूं, उस तरह के पहनूं। और जब वहाँ अमेरिका में कॉलेज में भी गया तो वहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसी तरह शौक बढ़ा और रुझान उस तरफ आया। लेकिन वालिद साहब का ये हुक्म था कि भाई पहले आपने अपना डिग्री कंप्लीट करनी है। तो वो मैंने की, फिर उसका जॉब भी की और फिर फैशन डिजाइन की तरफ आया। फिर फैशन डिजाइन और फिर वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि I was there at the right time in the right place then. And माशाल्लाह फिर इसके बाद फिर वो अपना, अच्छा कैसा क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या आते हैं जहन में जब आप फैशन डिजाइनिंग के लिए सोचते हैं, या आप कुछ ही नई कलेक्शन बना रहे होते हैं, तो क्या जहन में चीज रख के आप बनाते हैं? देखिए, जो अभी मेरी लास्ट कलेक्शन जो अभी आपने पाकिस्तान फैशन वीक पे हुई थी, ब्यूटीफुल कलेक्शन, it was a very emotional collection. To me it was the need of the hour. Uniting the people of Pakistan together and reminding them. हम सबको रिमाइंडर की जरूरत थी, मुझको भी। तो मैंने ये मैंने अपने लिए, ये मेरा रिमाइंडर था, मेरे अपने लिए रिमाइंडर था। और मुझे आज तक, जब से शो हुआ तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया, लोग अभी तक कॉल करके बोल रहे हैं कि इमोशनल शो था, हम लोग रो रहे थे। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि लोगों को रुलाना, लेकिन ये था कि उनको एक दफा याद दहानी हो जाए मुझ समेत। और ये सलाम था पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान को के हवाले से भी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, बेसिकली दैट्स डिजाइनिंग, और आपका आर्ट से भी ताल्लुक है जी। तो थोड़ा सा इसको जरा एलैबोरेट करके देखिए, पहले आई वाज फैकल्टी एट इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब मैं बेसिकली लेक्चर्स ही देता हूँ, जो मुझे बुलाता है उनको वहाँ लेक्चर देता हूँ। And I've designed couple of courses, I've authored couple of books on different subjects, primarily तो फैशन पे ही हैं। उसके अलावा मोटिवेशनल कुछ हैं, कुछ डायरेक्शनल हैं। तो इस किस्म के जो लेक्चर्स होते हैं, आई एम इनवाइटेड टू दैट। और पढ़ाता मैं सिर्फ एक वजह से, क्या? ताकि मैं कुछ सीख लूँ। अच्छा। सो आई लर्न अ लॉट व्हेन आई टीच। तो मेरी बेसिकली लालच पढ़ाने में, सीखने की है। अच्छा, एक तो ये कि जो मोटिवेशनल एक चीज होती है यहाँ पर, अगेन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल ये जानकर कि बहुत से टीचर्स और प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आगे उनकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आखिर जाना किस वे की तरफ है। वो लोग कंफ्यूज नहीं है, वरना अक्सर ये होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फैशन डिजाइनिंग पढ़े, हाँ फैशन डिजाइनिंग पढ़ते हैं। इंजीनियर बने, हाँ चलो सब बल्कि इंजीनियर बन जाते हैं। अपने मन की चीज जो है वो जानने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना जरूरी है, या उनके अंदर का इंसान जानने की बड़ी जरूरत है? देखिए, अपने मन को जानने के लिए अपने को जानना जरूरी है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा आप चाहते क्या।
हमें अपनी चाहत का नहीं पता, हमें अपने जायके का नहीं पता, हमें अपनी खुशी का नहीं पता, हमें यहाँ तक कि अपने गमों का भी नहीं पता। तो जब तक हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक हम अपने आप को नहीं जान सकेंगे। और जब इंसान अपने आप को जान जाए तो तमाम डिसीजंस भी आसान हो जाते हैं, कोई सरप्राइजेस भी नहीं होते। तो और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ हमेशा पाकिस्तान में यही रही है कि इनको डायरेक्शन नहीं मिली, और जो एजुकेटर्स थे वही अनएजुकेटेड थे। उनको खुद भी नहीं पता था डायरेक्शन। देखिए बेचारे उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि सिलसिला चल रहा था। आप देखें ना, आई मीन ये एक ऐसा प्रोफेशन है दैट शुड हैव बीन, एक रब ने उस्ताद को बाप का दर्जा दिया, लेकिन आप देख लें स्कूलों में उनको बाप का दर्जा मिलता है, उनको शायद चौकीदार का दर्जा भी नहीं मिलता। तो चौकीदार के पास ज्यादा पावर्स होती हैं बनिस्बत एक टीचर के। तो जब तक उनको आप उस लेवल पे उसको लेके आए तभी वो कुछ कहने के काबिल होंगे। जिसकी जो वैल्यू है वो उसको दी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, उसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, वो उसका हक है। अच्छा, वो हमारा फर्ज है उनको देना। बिल्कुल, आपका अपना भी जिस तरह स्विच हुआ माइंड, तो यू थिंक सो कि आपने जो टाइम जो आपने जो दूसरी चीज पढ़ी उस पर अपना टाइम जाया किया या नहीं किया, या बातें फैशन पढ़ा, ये ज्यादा आपके लिए अच्छा था? तो डू यू थिंक सो कि आपके अपने वे भी जो थे वो टू वे आप जा चुके थे ऑलरेडी, और जो आपको लगा कि वेस्ट हुआ टाइम या नहीं? देखिए वेस्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज भी उसकी यूटिलिटी है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं 5 दिन अगर डिजाइनिंग करता हूँ 2 दिन अभी भी जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक तो है। चलिए शुक्र है, जो लोग मुझे 2 काम 3 दिन काम करते हुए नजर आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे अलावा और लोग भी हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जी बस एक काम करें, आप क्या 10-10 कामों में लगे हुए? नहीं देखें जी, एक काम इंसान, मैं कम से कम अपनी बात करता हूँ, एक काम करके मैं तो बोर हो जाऊँ शायद। सेम हो भैया। तो यही है, इट कीप्स मी ऑन माई टोज, इट कीप्स मी अलाइव, एंड इट कीप्स मी ऑन, इट कीप्स मी गोइंग। और ये कि ये ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज को कॉन्सेंट्रेट किया तो दूसरा जो है उसको जरा प्रॉब्लम हो रही हो। नहीं देखें जी, आई हैव कम एट अ टाइम इन माई लाइफ ऑल्सो इन माई करियर कि I've just chosen to do things, मैं वही चीजें करूं जिनका मुझे शौक है, जिनसे मुझे तस्कीन मिलती है। अगर मैं कहीं वेकेशन पे भी जाता हूं तो मैं वही करता हूं जो मैं सारा दिन करता हूं, तस्वीर खींचता हूं, पेंटिंग करता हूं, कपड़ा काटता हूं, लोगों से गप लगाता हूं। मतलब ये रिलेट करता है एक दूसरे से। ये मेरा दिस इज व्हाट आई डू ऑल डे। अच्छा, आपने वैसे आर्ट को भी बहुत प्रमोट किया है, आपके यहाँ पे गैलरी भी है, और कई आर्टिस्ट आके उन लोग की फोटोग्राफी के चाहे उनका कोई सेशन हो तो वो भी वहां पर होता है कि वहां पर उनके एग्जीबिशन की जाती है, आर्ट की एग्जीबिशन होती है। आपका अपना कम्यून आर्ट के नाम से आर्ट गैलरी है। सो ये एक और आपका जो है एक और कह सकते हैं एक और फेज है, एक और ये कहाँ पे यूटिलाइज होता है, ये कब आता है, और ये किस तरह से आप इसको सामने लेकर आते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि बिफोर आई एम अ फैशन डिजाइनर और अ फोटोग्राफर, आई एम एन आर्टिस्ट। I've chosen a profession which is fashion design. I've chosen a profession that's photography. So that's a profession. लेकिन before that, if I'm not an artist, I cannot be a photographer or a fashion designer. पहले आर्टिस्ट होना जरूरी है। आर्टिस्ट तो होना जरूरी है। आर्टिस्ट कब बने थे? बचपन में जब इंसान के अंदर होता है ना? को पता नहीं होता। अच्छा, आर्टिस्टों को नहीं पता होता? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। आई मीन मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं मिलिट्री स्कूल में गया, कैडेट कॉलेज में पढ़ा, तो बहुत दूर दूर से आर्ट का कोई ताल्लुक नहीं था। वो वेरी माचो इमेज जो हम लोगों की होती है और जो ट्रेनिंग होती है उसी तरह हुई। तो बाद में जाके अपने बारे में और जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी, जो ताकत दी, उसके बारे में बाद में जाके पता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और इसी वजह से ये आने के बाद मैं जो समझा कि पूरी दुनिया में जिस तरह कॉम्यून्स होते हैं, there was no commune in Pakistan. तो commune artist colony in Pakistan was the first artist colony here. हाँ जी, in Pakistan still is. There's no other commune in Pakistan. ये मैंने शुरू किया, I founded it with a really close friend of mine, रानिया दुरानी, हम दोनों ने शुरू किया। और उसमें यही था कि उन बच्चों को, उन लोगों को जिनको प्रमोशन नहीं मिल रही, उनको एक स्पेस भी मिले, ना कि क्या कहते हैं दिखाने की, बल्कि काम करने की। और मेरा हमेशा से जो आइडिया था कोलैबोरेशन का, कि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा सीखते हैं। अच्छा, काम तो करने की क्या मतलब? वहाँ आर्टिस्ट आते हैं और कोलैबोरेट करते हैं साथ। अच्छा, वो सारा एक पेंटर आएगा, डिजाइनर के साथ काम करेगा, एक स्कल्पटर आएगा, एक
सिरेमिस्ट के साथ काम करेगा। तो मेन यही था कि मेरा भी दिल करता था सीखने का, और किस तरह सीखें, जो लोग करते हैं उनके साथ मिलकर सीखें। एक मौका भी मिला साथ, मौका भी मिला, और सबसे ज्यादा जो मेन चीज है इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई। अच्छा, एक और चीज आती है हमारे यहाँ पे, आर्ट को बहुत महदूद कर दिया गया था एक जमाने में। अब आर्ट जो है लोगों को जहन में आ रहा है कि अगर कोई प्लेट भी लेने जाता तो कहता है आर्टिस्टिक प्लेट होनी चाहिए, और लोगों का अवेयरनेस आ गई है। अब वही सस्ती वाली चीज की बात नहीं होती, वो कहते हैं बस अच्छी चीज हो, हैज टू बी आर्टिस्टिक, सस्ती भी हो तो आर्टिस्टिक हो। अब लोगों को बहुत माइंड में ये चीज आ गई है। सो डिजाइनर्स का कोलैबोरेशन जिस तरह बता रही है, आर्टिस्ट के साथ एक बड़ी अहम चीज है जी, बहुत अहम चीज है। आर्ट इज नॉट जस्ट अ वेरी, आई मीन आर्ट इज अ लाइफस्टाइल, और आई मीन सबसे बड़ा मुसव्विर तो अल्लाह ताला है। बिल्कुल। आप देख लें, एवरीथिंग दैट ही इज क्रिएटेड ब्यूटीफुल, इंसानों से लेके, रंगों से लेके, चरिंद परिंद और पौधे, आप देख लें हर चीज में खूबसूरती है, हर चीज में रंग है, और हर चीज बहुत नजाकत से बनी, हर चीज बहुत ख्याल से बनी। तो हमारी इंस्पिरेशन तो वहीं से आती है, नेचर से ही आती है। एग्जैक्टली। और हम उसी को, और आज से नहीं तो कब से इंसान फॉलो कर रहा है आर्ट को। और बीच में लग रहा था बड़ा एक वक्त आया था कि अब माशाल्लाह से वही जिस तरह से ये 10 साल हुए हैं हमारे पे आर्ट स्कूल्स बहुत सारे खुल गए हैं, काफी आर्टिस्ट जो हैं वो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, और वही अगेन एवरीथिंग इज गेटिंग कलरफुल अगेन। देखिए बीच में एक खामोशी सी ऐसे लग रहा था हो गई है, वो खामोशी टूट गई है। एक खामोशी, लेकिन अब आर्ट हैज बिकम फैशनेबल। एनीथिंग दैट्स फैशनेबल पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट। तो क्या कहते हैं, अभी आजकल जरा फैशन में आई हुई है, तो इस वजह से जरा लोग एंजॉय करें। हाँ, अच्छा, बाहर मैंने ये देखा कि वहाँ पर बड़ा पसंद किया जाते हैं पाकिस्तानी जो कलर्स हैं, चीजें हैं, इवन यहाँ की क्रॉकरीज हैं, वो उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अगेन वही चीज कि वहाँ पर बहुत डल है। हम बात करेंगे वेस्ट की, तो उनको बड़ा कलरफुल लगता है। यहाँ तक कि अब आजकल यहाँ के मेकअप्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं वहां पर। नाउ दे आर फॉलोइंग द डार्कर टोन मेकअप, द डार्कर आईज, जो वहां पे इतना ज्यादा उस वक्त तक काफी अर्से तक कॉन्सेप्ट नहीं आया था इसका। देखें जी, आजकल हमारा रंग भी फैशन में है ना, यानी कि द ब्राउन टोन, ब्राउन कलर इज इन फैशन। ब्राउन कलर इज फैशन। तो आप देखेंगे मैक वाले सारे ब्राउन टोन्स के लिए कर रहे हैं, और जो गोरे हैं वो भी बेचारे धूप में लेट के किसी बिस्तर पे बैठ के ऊपर लाइट जला के अपने आप को हमारे रंग का करते हैं। तो हम लोग यहाँ फेयर एंड लवलीज करते हैं ये, और वो होने की अपने आप को कोशिश कर रहे थे वहां पर। हाँ, वो हमारे रंग का होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये वाली बात है कि अपनी चीजें बड़ी अच्छी हैं, बल्कि हमें और प्राउड होना चाहिए, उस चीज को और प्रमोट करना चाहिए, जो हमारे कलर्स हैं, हमारा जो कपड़ों का स्टाइल है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज की बड़ी खुशी होती है कि अब हम लोग इवन अपने पड़ोसी मुल्क से भी आगे बढ़ गए हैं कपड़ों के मामले में। कहीं पर जाते हैं तो हमारा एक अपना स्टाइल है, जो वहां पर मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता लोग फॉलो करने की कोशिश करें। हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, इस पर जरूर बात करेंगे कि हम अब आगे अपने आप को किस तरह से बढ़ा लिया है, जो माशाल्लाह से काफी हद तक बढ़ चुके हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। शामली सलाम पाकिस्तान में, और अभी हम बात कर रहे हैं यूसुफ बशीर साहब से। डिजाइन और फैशन डिजाइनर है, और इसके अलावा कम्युनिटी आर्ट गैलरी, और आई मस्ट से और बहुत कुछ, फोटोग्राफी, नेम इट, इवन लेक्चर, स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाना और उनसे बहुत कुछ सीखना भी। आई थिंक दैट्स ट्रू, राइट? उनसे सीखना भी, बिल्कुल सीखना, वही तो सबसे बड़ी लालच है। वही सबसे बड़ी लालच होती है कि जितनी यंग और नई जनरेशन जो उभर कर आती है, हमेशा कुछ नया लेकर आती है। हर इंसान से सीखना चाहिए। किसी बूढ़े आदमी को भी इतना अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि आप उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। हम तो रोजाना ही सीखते हैं, हर एक से सीखते हैं। अच्छा, अभी मैं ये बात कर रही थी कि हम लोग के माशाल्लाह से जितना भी मैं इस वक्त सर्वे किया है, जितना मेरी एक हदूद है, उसमें मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा हमारे इंडियंस की तरफ वो डाइवर्जन उनकी जा रही थी, लेकिन अब वो वहां से बिल्कुल हट गए हैं। अब वो कहते हैं नहीं, हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हम लोग अपने डिजाइनर से चीजें लेंगे, अपने डिजाइनर से चीजें, मतलब वो दे ट्राई के वही उनको जो है एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें चीज को। अब यहाँ पर हमारा जो क्वालिटी, जो हमारे अपने डिजाइन हैं, ये बड़े रिच हैं, जैसे हमने बात की।
पीपल आर प्रेफरिंग दैट। देखिए बात है, इंडिया हैज बिकम कमर्शियल। हाँ, उनकी कमर्शियल वैल्यू हमसे कहीं ज्यादा आ गया और वो हर चीज को कमर्शियली ही देखते हैं। मतलब वो अपनी चीजों को ही है ना कि सामने रख रहे होते हैं, वो कमर्शियली ही देखते हैं। हाँ। और हमारे पास जो, उनके पास भी कुछ हेरिटेजेस हैं, लेकिन जो हमारे पास आप देखें, जिस तरह अगर आप बलूचिस्तान में ही चले जाएं तो बलूचिस्तान में जो बहुत ही इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी है वो बुकटी एम्ब्रॉयडरी है। फिर आपके मरी दूसरी एम्ब्रॉयडरी है। आप साउथ में आ जाएं बलूचिस्तान के तो मुख्तलिफ एम्ब्रॉयडरी, और इस सब की बहुत पुरानी हिस्ट्री और एक हेरिटेज है। सेम चीज आप थरपारकर में देख लें तो उसकी अलग, और आप हुंजा में चले जाएं तो हुंजा का क्रॉस स्टिच का एक और आप आपको एक और उस पे ले जाएगा एक जर्नी के ऊपर। पंजाब का अपना है, भावलपुर का अपना है, यहाँ की हर चीज। तो इतनी पुरानी सकाफतें हैं जिनको मैं तो समझता हूँ खुशकिस्मती, लोग उसको बदकिस्मती समझते हैं कि हमने उसको कमर्शलाइज नहीं किया। तो हाँ। उसकी जो ब्यूटी है वो उसकी उसी चीज में है। जैसे कि ये वाली चीज जो ये इसलिए आई है कि लोग अपने आप को बड़ा डी वैल्यू अपने आप को कर देते हैं, समझ रहे होते हैं कि पता नहीं अगर मैं इस मुतालिक बात करूंगा तो शायद, लेकिन अब आहिस्ता से वही चीज है कि दोबारा से जब उनको अपने कल्चर से कहते हैं ना जो दूर हो जाए, वो अपने आप को खो देता है। तो हम लोग अपने आप को, उसके बाद पहचान है क्या? बिल्कुल नहीं, अपने आप को वही इंसान थोड़ा सा, अब हमें ये शायद शऊर आने लग गया है कि हमने कुछ चीज पीछे छोड़ दी है जिसको वापस लेकर आना है। पर पहले ये चीज बीच में हो गई थी कि लोग अपने आप को शायद अनुकूल समझते थे। देखिए मैं आपको बात करने के लिए मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और मैं इसी तरह ट्रैवल करता हूँ। मैं एक धोती बांधता हूँ और एक कमीज पहनता हूँ, कुर्ता पहनता हूँ ऊपर से, और मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ। मैं इसी तरह लेक्चर देता हूँ, मैं उनके पॉलिटिशियन से भी इसी तरह मिलता हूँ, मैं उनके सेलिब्रिटीज, उनकी रेड कार्पेट भी इसी तरह ही करता हूँ। आज तक मुझे मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, हमेशा सराहा। सिर्फ एक वजह से, ये नहीं कि मेरा लिबास कोई ऐसा है, सिर्फ ऐसे बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई आइडेंटिटी एंड दैट्स इट। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ। पाकिस्तान में लोग मुझे धोती और कुर्ते में देख के ज्यादा हंसते हैं बनस्बत दुनिया किसी और मुल्क में। हाँ, क्यों ऐसा क्यों होता है कि वही कि ये क्या, यहाँ इट्स एफिलिएटेड ना, एफिलिएटेड कि जी यहाँ ये आदमी शायद माली हो या ये कोई दूसरा काम करता हो। लेकिन यह है कि मैंने बाहर के मुल्क में, अभी मैं रिसेंटली कल भी कुछ लोगों को बता रहा था, लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में उन्होंने मुझे बुलाया था एक लेक्चर के लिए। जब मैं वहाँ लेक्चर में गया था इमिग्रेशन पे, मैं इसी तरह धोती कुर्ते में था, जहाज से उतरा इमिग्रेशन पे, तो वो खातून वहाँ थी, तो बहुत गौर से देख रही थी कि यार अजीब ही किस्म की कोई चीज आ रही है। और जब मैं उनके करीब पहुंचा तो उसने मुझसे बहुत अदब से करीब आके मुझसे पूछा कि डू यू नीड अ ट्रांसलेटर। अच्छा, ओके, तो कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ है ना लोगों ने। हाँ, तो मैंने बहुत प्यार से उसको जवाब दिया, मैं कहा यस आई डू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो बहुत हंसी उस पर। तो मेन थिंग इज वी नीड टू, जी हम लोग वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ, व्हाट वी वेयरिंग, व्हाट वी आर सेइंग, and making sure it is the positive and the softer and the right image of Pakistan and Pakistanis all over the world. Exactly. अच्छा, अफसोस सबसे बड़ा इस बात का होता है कि लोग बाहर जाके, कई हमारे भी दोस्त हैं जो बाहर जाके अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। अच्छे हार्ड से पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी खासी अंग्रेजी भी होती है, लेकिन अपने आप को कोई टर्किश कह रहा है तो कोई अपने आप को कोई और कह रहा होता है, कोई किसी और मुल्क से कह रहा होता है, कोई दुबई से कह रहा होता है। लेकिन आई थिंक ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को बेस्ट शो करें। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत शर्म की बात है, और बताएं कि हम हैं पाकिस्तानी। शर्म की बात है जो लोग बाहर जाके इस किस्म की बात करते हैं, उनको फिर चाहिए कि अपने माँ बाप का भी दूसरा नाम दे, ये उनकी पहचान है। और अगर वो जाके बोलता है कि मैं जी तुर्की से हूँ या मैं जी चेकोस्लोवाकिया से हूँ, तो उनको शर्म आनी चाहिए। बेशक उनके पास दूसरे रंग का पासपोर्ट भी हो, लेकिन उनकी पहचान हमेशा से पाकिस्तान है और हमेशा से पाकिस्तान रहेगी। जिन लोगों के पास आज नीले और क्या कहते हैं पीले और दूसरे रंग के पासपोर्ट्स हैं, उनसे भी पूछ लें, जब वो अपने उन ममालिक में जाते हैं तो भी सबसे पहले उनसे पूछते हैं तुम पैदा कहाँ हुए थे, अगर तुम यहाँ पैदा हुए तुम्हारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे। तो मुझे तो आई एम सॉरी आई गेट अ लिटिल इमोशनल। होना चाहिए इमोशनल। नहीं, कोई जो मुझे इस तरह की जो बात करते हैं कि जी हम बाहर जाके बोलते हैं कि जी हम तुर्की से और हम इधर से और हम उधर से, तो आप पाकिस्तान से और हम हमेशा पाकिस्तान से ही रहेंगे, चाहे आपको जिस रंग का भी पासपोर्ट मिले। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इवन मैंने वहां पर हर एक को बताया हाँ पाकिस्तानी है,
और ऑनेस्टली इतना भरोसा था अपने ऊपर कि कोई मुझे नेगेटिव नहीं कहेगा, इतने ट्रस्ट था अपने ऊपर। आप चोरी नहीं कर रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे, तो फिर आपको किस बात की शर्म है? इसका मतलब कोई अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता तो ऐसी बात करता। अपने ऊपर उन्होंने कोई चोरी करनी होगी इसलिए तो ये झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि झूठा इंसान सबसे खराब इंसान है। सबसे जो खराब बुराई है वो झूठ है। किसी भी मामले में बोला जाए, किसी भी मामले में आपको बताऊं कि इंसान कोई भी काम कर ले, अगर वो झूठ बोलता है ना, तो आप समझ लें वो दुनिया का सबसे डरपोक आदमी है। और तमाम बुराइयों की जड़ भी झूठ से शुरू होती है। तो मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आइंदा जाके इस तरह अपना मुंह और पाकिस्तान का मुंह काला ना करें, कि लोगों को जाके बोले कुछ अपने मॉडल्स भी उसमें शामिल। तो जब आके बताया मुझे, मैंने कहा है तुम लोग कितने, और लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कुछ ने अपने आप को बदल दिया, क्योंकि कुछ अब अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे कर, इतनी अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है कि अब वो बाहर जाकर अपने आप को इस तरह का नहीं दिखाते। बल्कि कई ऐसे पाकिस्तानी बाहर देखे जो शलवार कुर्ते में नॉर्मली घूम रहे होते हैं, लेकिन उन लोग को वो फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं हाँ यार हम यार पाकिस्तानी। नहीं, आप शलवार कमीज में घूमे, आप पैंट में घूमे, हाँ। जिस चीज में भी आप घूमे, आप सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें कि वो मॉडेस्ट होना चाहिए, दूसरा वो साफ होना चाहिए, तीसरा आप में से बू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही 3-4 चीजें जिनकी वजह से हम लोगों को नाम खराब होते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब जो नई जनरेशन है उनके लिए क्या आगे मौके होंगे, या किस तरह से वो अपने आप को आगे और स्टैब्लिश कर सकते हैं? कौन से टिप्स हैं, कौन से पॉइंटर्स हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो लोग, पेरेंट्स अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि जी आप बताएं कि जी किस चीज में स्कोप अच्छा है, ज्यादा है, तो हम अपनी औलाद को बोलें, अपने बच्चों को बोलें कि आप ये प्रोफेशन चूज करें। तो सबसे पहले तो उनके पास मेरे लिए एक ही जवाब है, वो ये कि आप सबसे अच्छे हो जाएं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड। तो और सबसे अच्छे होने का क्राइटेरिया एक है कि आप सच्चे हो जाएं, और अच्छे हो जाएं। सही बात है। जब आप सच्चे हो जाएंगे और मेहनत करेंगे तो आप सबसे अच्छे हो जाएंगे। आप जब सबसे अच्छे हो जाएंगे, चाहे आप डिजाइनर हैं, चाहे आप गोश्त काटने वाले हैं, चाहे आप सफाई करने वाले हैं, चाहे आप मेकअप करने वाले, अगर आप सबसे अच्छे हैं तो पूरी दुनिया आपको क्या कहते हैं, आंखों पे लेगी। असल में सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिस जगह पे इंसान काम कर रहा है, चाहे वो थोड़ी तनख्वाह में हो, चाहे वो बहुत ज्यादा में हो, हंसते मुस्कुराते अपने आप को एनर्जेटिक रखते हुए काम करे। और जिस प्रोफेशन को वो अपना रहा है, पढ़ने जा रहा है, उसमें भी ऐसा ही अमल होना चाहिए। कहते हैं ना कि चेहरों से आपके जहन तक वो बातें चली जाए। अगर आपका चेहरा ही बहुत अफसुर्दा है तो आपका दिमाग भी अफसुर्दा हो जाएगा। देखिए, बात सुने, वही बात आ गई कि आपने मेहनत करनी है और रिस्क की जिम्मेदारी रब ने अपने लिए रखी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपका इस पे यकीन है तो फिर आपको प्रॉब्लम किस चीज की है? और दूसरी चीज, जो आपकी लिखी है वो कोई आपसे ले नहीं सकता, और जो नहीं लिखी वो आपको दे नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। तो फिर आपको क्या डिपेंडेंसी, आपको किसी और पे, किसी चीज पे आपको क्या डिपेंडेंसी होनी चाहिए? और दूसरी चीज ये कि आपको इस चीज में आप तवक्कल करें। और दूसरी चीज ये है कि आपकी जो भी कमाई है, हाँ, उसमें बरकत सिर्फ रब ही डाल सकता है। बिल्कुल। और बरकत ऐसी चीज है जो आजकल तालीम हमारे पास ज्यादा आ गई है, लेकिन हमारे घरों में से तरबियत निकल गई है। तो अगर आपकी तरबियत है तो आपको खुद ही समझ आएगा बरकत चीज क्या है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी बातें हुई और नाज़रीन आप लोगों ने भी सुनी होंगी। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।